का दिया, इसलिए बहुत तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त राज्यसभा की, जहां पर संविधान की हुई 2 दिन की चर्चा के बाद में सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें की, उसका भी जिक्र आपके साथ करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किस प्रकार से संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में तो ये चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर हुई चर्चा का सरकार की ओर से जवाब दिया है। आप सीधे तस्वीरें उन्हीं की आप देख रहे थे, लगातार उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में बेचने की चीज नहीं बल्कि दिल में बसाने का जज्बा है। ये बात अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत दुकान में बेचने की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है। लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाना देश में तुष्टीकरण की शुरुआत थी, ये भी सीधे सीधे आरोप लगाया अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर। भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लाया जाएगा, एक अपने आप में बड़ी बात का एक तरीके से जिक्र भी अमित शाह ने राज्यसभा में किया है। संविधान लहराने की चीज नहीं, संविधान अपनाने की चीज है। सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज है। इस बात को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए। वो कोई एक तरीके से हमारा कर्तव्य है जिसको हमको अपनाने की जरूरत। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार संविधान का संशोधन किया और इस पर भी एक तरीके से उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हारे तो ईवीएम खराब, झारखंड में जीते तो ईवीएम ठीक। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। सीधे तौर पे एक तरीके से आरोप लगाया कांग्रेस और विपक्षी दलों को लेकर। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान विरोधी है। अमित शाह ने कहा 2 राज्यों में आज की तारीख में एक तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण है, ये संविधान विरोधी है। भाजपा धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण होने नहीं देगी। पुरजोर विरोध करने की बात कही है अमित शाह ने। संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के जवाब में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को सामने रखा। कांग्रेस को सिलसिलेवार तरीके से घेरा। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा संविधान के साथ बीते दशकों में किए गए छेड़छाड़ पर सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप लगाया। साथ ही साथ एनडीए सरकार के माध्यम से बीते कई वर्षों में जो कुछ भी संविधान संशोधन किए गए उसका जिक्र किया और कहा कि वो देश हित में किए गए काम है और कैसे देश के साथ छलावा किया गया है, कैसे देश के संविधान के साथ में कुठाराघात किया गया। इस प्रकार का सीधे तौर पे आरोप अमित शाह ने लगाया है कांग्रेस के ऊपर। तुष्टीकरण की नीति को एक तरीके से शुरुआत करने का उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने एक तरीके से बीज बो दिया और उसके बाद से लगातार ये चलता आ रहा है। भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि संविधान लहराने की चीज नहीं, संविधान अपनाने की चीज है और बीजेपी और एनडीए की सरकारें उसको अपनाती हैं। कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ये अपने आप में बेहद तरीके से बहुत सार्थक बहस के बाद में सरकार की ओर से जवाब सुनने को मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ गए हैं इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। अमित शाह का बड़ा जवाब और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि करारा जवाब है। कांग्रेस को आईना दिखाने का एक पुरजोर कोशिश उन्होंने एक तरीके से की है और सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों को रखा है। प्रफुल्ल जी। जी बिल्कुल, देखिए संविधान ये विषय 2024 के चुनाव से कांग्रेस ने अपना एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और ये इस विषय पर चर्चा हो ये भी कांग्रेस समेत सारे ही मित्र पक्षों का आग्रह था। उनको ये लग रहा था कि इस बहाने वो सरकार को और सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घेरेंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और अब राज्यसभा में अमित शाह जी ने इस पर चर्चा की दिशा बदल दी है, उसमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ही कटघरे में खड़ी रह गई है जी। 1951 की पहली अमेंडमेंट से लेकर फिर चाहे वो 24वां संविधान संशोधन हो 1971 का या 39वां हो या फिर शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी जी ने जो किया वो हो, तो ये सारे मामले जो आज की जनरेशन से एक तरीके से नजरों से हट गए थे वो आज इस बहाने फिर से चर्चा में आ गए। तो इसका एक अच्छा उपयोग, लेकिन इसमें एक बात हमको जो ध्यान में रखने वाली है, ये तो राजनीतिक चर्चा तो इसमें हुई है, लेकिन 75 वर्ष जब हम संविधान के मना रहे हैं तो इस संविधान के इतने आघात होने के प्रयास होने के बाद भी हम लोकतंत्र के नाते जो जीवित रहे और फिर भी हम जो अभी अमित शाह जी ने अपने भाषण के अंत में अमृतकाल की और अगले 25 वर्ष की दृष्टि की, इसमें कोई एक समान कार्यक्रम जो दलगत राजनीति से आगे बढ़कर हो, जो संविधान की आत्मा को, संविधान के स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाला हो,
जी, वो चर्चा भी इसमें कहीं ना कहीं आई है, उसका भी मुझे लगता है हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, यूसीसी को लेकर भी एक तरीके से स्पष्ट संकेत दिखाई पड़े इस बहस को लेकर। आपको लगता है कि उस दिशा में कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा किया कि साहब कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से आपने तुष्टिकरण की नीति की और कांग्रेस से जवाब मांगा यूसीसी पे। आपको लगता है कि वो भी अपने आप में संविधान संबद्ध बहस के दौरान ये एक मौजूद सवाल थे यहाँ पे? जी, देखिए ऐसा है कि संविधान का मुद्दा जैसे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वैसे ही एक आरक्षण का भी मुद्दा बनाया था और बीजेपी ने काउंटर में उसको धर्म के आधार पर या उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण का एक मुद्दा बनाया था। और शाहबानो केस एक जैसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहां से क्लियर कट एक डायरेक्शन देने वाला था। उसके बाद कम से कम 13-14 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में ये इशारा किया है कि ये कहीं ना कहीं सेक्युलर सिविल कोड या नेशनल सिविल कोड इस दिशा में हम जाए जी, क्योंकि इसमें खास करके विवाह, तलाक, इनहेरिटेंस, ये जो सारे कानून हैं ये अलग अलग उपासना पद्धति पर नहीं हो सकते। लोकतंत्र की मूल विचार से ये विपरीत है और संविधानकर्ताओं की भी यही अपेक्षा थी कि आने वाले समय में हमको ये करना चाहिए। तो भारत का लोकतंत्र और शरिया लॉ ये आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं। ये बीजेपी ने आज फिर से अधोरेखित किया और इस पर कांग्रेस को प्रश्न किए है कि क्या कांग्रेस सही में इस संविधान के, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है या नीति निर्देशक जो तत्व है वो तो हमारे आदर्शों के तत्व है जो हम संविधान को और हमारे देश को, समाज को जिस दिशा में लेकर जाते हैं और उसमें से यूसीसी एक प्रमुख दिशा निर्देश एक तरीके से उस दिशा में जाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था। तो उसमें पहल करने के बजाय उसकी विपरीत दिशा में जाने का हम क्यों प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ हम कोर्ट के निर्णय में महिलाओं को अधिकार देने की बात आएगी तो उसको भी पलट देंगे और दूसरी तरफ हम उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण की भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के या ओबीसी के आरक्षण को कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचाएंगे। तो ये धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेद का संविधान ने विरोध किया है जी, और इस आधार पर हमको मुझे लगता है कि एक सकारात्मक चर्चा इस बहाने आई है। लेकिन राजनीतिक रूप में हम देखें तो कांग्रेस ने ये सारा विषय शुरू किया था सरकार को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, लेकिन खुद कांग्रेस ही इसमें कटघरे प्रफुल्ल जी, में अगर बिग पिक्चर की बात करें, आपने भी जिक्र किया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संविधान बदलने पे बड़ा चर्चा हुई और जब ये पूरी देश में बहस हुई उसका हमने एक असर भी देखा कि किस प्रकार से बात हुई। लेकिन जब सार्थक तथ्यों के साथ में जब सार्वजनिक मंच पे, खासतौर से संसद में, लोकसभा फिर राज्यसभा में बहस हुई तो जब परतें खुली हैं तो फिर इतिहास ने अपने आप को खुद से दोबारा से लाके खड़ा कर दिया कि साहब ये है रियल पिक्चर। आपको लगता है कि इस बिग पिक्चर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी ही ज्यादा कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ रहा है? जी निश्चित नहीं, केवल कांग्रेस और उनके सहयोगी नहीं आर्येंद्र, इसमें यह हुआ है कि कांग्रेस वर्सेस उसके सहयोगी भी खड़े हो जाएंगे। हाँ, जैसे अभी आज ये डिबेट और एक शुरू हो गया वन नेशन वन इलेक्शन वाला, उसमें बहुत सारे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कहा कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके स्पिरिट के विरोध में है। जी, तो 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट केरल में गिराना, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी थी? 1967 में या 1970 में विरोधी दलों की सरकारें बनी हैं इसलिए उनको बर्खास्त करना, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी थी? क्या 1952 से 1967 वही प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में भाषण किया तब एक तरह से इशारा करके पूछा था कि बहुत सारे कांग्रेस के मित्र दल के यहाँ पे बैठे हुए जिनके शीर्ष नेता जिन्होंने पार्टियों की स्थापना की वो भी इमरजेंसी में जेल में थे। तो ये क्या, तो इसमें मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस जैसे ईवीएम पर डिबेट शुरू हुआ है और एक अलग अलग मत बाहर आने लगे हैं, वो जैसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आया, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी सारा संविधान की संशोधन वाला विषय जो है और वो संशोधन किस लिए, संविधान में संशोधन होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया संविधानकर्ताओं ने दी हुई है। उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारा संविधान लचीला भी है और कुछ मामलों में
बहुत स्पष्ट भी है कि बिल्कुल, इसमें बदलाव वो नहीं हो सकता। प्रगतिशील एक हमारी एक उसकी खासियत है संविधान की, और शायद बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल, बिल्कुल। बदलाव की व्यवस्था रखी गई। आपको बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। जी, आपको लगता है कि संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की बात है, ये भी अपने आप में पूरा जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई खासतौर से राहुल गांधी के माध्यम से, उस पर एक बहुत बड़ा एक तरीके से जवाब दिया गया है बीजेपी की ओर से कि साहब आप कितनी सतही काम कर रहे हैं, आपको सतही नहीं, आपको उसको आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र और परिवारवाद ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी है। आप जिस तरह के लोकतंत्र की भाषा, आप संविधान को लेकर घूम तो रहे हो, क्या है आर्येंद्र, ये होता है कि चुनाव के समय जब आपको कोई नैरेटिव गढ़ना होता है तो वो प्रचार सभाओं से गढ़ता है या कैंपेन के थ्रू गढ़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा काउंटर आप करने की स्थिति में नहीं रहते, या काउंटर करने के समय भी आप डिफेंसिव में रहते हो। इतना एक्सप्लेनेशन सुनने की उस समय किसी की मानसिकता नहीं रहती है, वो कैंपेन मोड होता है। आज जब संविधान की एक विस्तृत चर्चा दोनों सदनों में संसद के हुई है, तो उसमें जिस तरीके की बातें सामने आई हैं जी, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से भी, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हो, जी। सेंसरशिप पहली जो लागू हुई थी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर भी हो गई थी जिसका मैं संपादक हूं, जी। तो वो इस कारण से हुई थी कि पाकिस्तान, उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे, वहां से आने वाले रेफ्यूजीज जो है उनकी कहानियां ऑर्गेनाइजर छाप रहा था, और जी। इस वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। जी। अब ये लिबरल डेमोक्रेटिक फ्री स्पीच के पुरस्कर्ता, जिनको आज का बहुत सारा इकोसिस्टम मानता है, कांग्रेस मानती है, कांग्रेस के मित्र पक्ष मानते हैं, जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सेंसरशिप लाई थी। तो क्या ये संविधान के स्पिरिट के साथ न्याय था? बिल्कुल, ये अपने आप में कई तथ्य आए हैं प्रफुल्ल जी। प्राइम मिनिस्टर उस समय नहीं थे। जी, प्रफुल्ल जी, उस समय जी, जो प्रफुल्ल जी आप रहिए हमारे गवर्नमेंट साथ में, आप रहिए हमारे साथ में, कुछ हम बाइट्स सुनवाते हैं कि अभी चर्चा में क्या बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए सरकार की ओर से राज्यसभा में कहा है, संविधान पर जो बहस हुई है, आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा, और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं, और संविधान को तोड़ मरोड़ कर, फॉर्मेलिटी कर कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर कर बताए, कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है, और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रफुल्ल जी, सीधे तौर पर अमित शाह एक तरीके से कह रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस से,
कि संविधान के नाम पर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। देश की व्यवस्था को कमजोर करने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस कर रही है। नरेंद्र, परसों जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसके बारे में बोला था तो इसका विस्तृत विवरण उन्होंने किया, और खास करके अभी तो मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो यूपीए की सरकार थी उस समय हमने दो प्रमुख चीजें देखी। एक तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की रचना, जिसको सुपर पीएम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा, और दूसरी तरफ कैबिनेट द्वारा पारित किया हुआ एक बिल या अध्यादेश, उसको राहुल गांधी जी का फाड़ना। उसके बाद का अभी पिछले 10 साल का व्यवहार आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट पर, कभी पार्लियामेंट ने पारित किए गए कानून पर, इस तरह का व्यवहार हमने अभी इससे पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे 370 हो या 35A के बारे में हो, 35A तो बिल्कुल ही मतलब अलोकतांत्रिक तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया अमेंडमेंट था और फंडामेंटल राइट्स में आया, मतलब जम्मू कश्मीर में ये सब लागू नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है उसको मान्यता लगेगी। ये प्रावधान 35A से आया था। 370 अपने आप में तो ट्रांजिटरी प्रोविजन थी जी। तो ये सब, और दूसरी तरफ पिछले 10 साल का व्यवहार यदि हम देखते हैं तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन मार्क खड़ा करना जी, ये एक राजनीति का हिस्सा कांग्रेस की और कांग्रेस के मित्र, बिल्कुल एक पैरेलल कंपैरिजन की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। और ये आप जो बात करें बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण होते हैं जिससे पता लगती है कि स्थिति परिस्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर आज लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है, क्या है उसके मायने, क्या है पूरी खबर, इस पर होगी हमारी विस्तार से नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याह सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश के नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। मोदी सरकार ने आज एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी बड़ी पहल की संसदीय तरीके से शुरुआत की है। लोकसभा में आज जब यह बिल पेश किया गया तो विपक्ष की ओर से इसका जोरदार विरोध देखने को मिला, तो बीजेपी और सरकार के सहयोगी दलों ने बिल का जमकर समर्थन किया है। इस बिल को सरकार की सहमति के साथ संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है, जहां सरकार ने एक साथ चुनाव होने के आज फायदे गिनाए तो विपक्षी दल संविधान के साथ हो रहे बदलाव को लेकर अपनी चिंता जताते हुए नजर आए। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ा देश। लोकसभा में पेश हुआ बिल, विपक्ष ने विधेयक पर उठाए सवाल, सरकार ने जेपीसी में भेजने पर जताई सहमति। एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए
सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पटल पर रखा। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने सदन में 2 बिल पेश किए। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024। बिल को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। हालांकि शिवसेना, टीडीपी और जेडीयू जैसे सरकार के सहयोगी दलों ने बिल का खुलकर समर्थन किया और कहा कि एक साथ चुनाव होने से लगभग 40% खर्च बचेगा। ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। TDP is deeply committed to nation building initiatives reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of one nation, one election bill. चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत कई दलों ने बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। चर्चा के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की मांग पर कहा कि पीएम मोदी भी इस बिल को जेपीसी में भेजने के पक्ष में हैं। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। विधेयक को संविधान विरोधी बताने वाले विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कानून मंत्री ने साफ कहा कि विधेयक पूरी तरह से संविधान सम्मत है। The introduction of the bill and the consideration of the bill because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharati case is beyond the legislative competence of this House and therefore this bill needs to be withdrawn immediately। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। विधेयक के पेश होने पर विपक्ष की आपत्तियों के मद्देनजर सदन में मत विभाजन कराया गया और सदन ने 198 के मुकाबले 269 मतों से विधेयक को पेश करने को मंजूरी दे दी। सरकार के रुख से साफ है कि अब ये विधेयक आगे चर्चा के लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। फिलहाल इसकी रिपोर्ट आने में समय भले ही लगेगा, लेकिन देश एक चुनाव की ओर एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। अमरिंद गुप्ता, ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्रा, डीडी न्यूज। तो एक देश एक चुनाव की एक तरीके से शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम आज देखने को मिला। इसी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एक देश एक चुनाव को लेकर आज लोकसभा में जो बिल पेश किया गया वो जेपीसी को दे दिया गया, लेकिन इस पूरे बिल के क्या कुछ बड़े प्रावधान हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ बड़े तथ्य हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं क्यों विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है तो सरकार इसको आगे बढ़ाने की बात करे। एक देश एक चुनाव की अगर बात की जाए तो एक साथ कब कब चुनाव हुए तो 1951 में, उसके अलावा 1957 में, 1962 में, 1967 में, ये 4 ऐसे मौके थे जब एक साथ देश में चुनाव हुए थे। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है, आजादी के बाद से 4 जो आम चुनाव थे वो एक साथ ही हुए थे, लोकसभा के भी और सभी राज्यों की विधानसभा के। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये अपने आप में कोई नया प्रयोग नहीं है, देश ने इसी परिपाटी के साथ में शुरुआत की थी। इसी प्रकार से आजादी के बाद से अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को जोड़ लिया जाए तो 400 से ज्यादा बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव देश में हो चुके हैं, यानी कि 400 से ज्यादा बार ऐसे मौके आए हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक 75 वर्षों में जब देश में चुनाव हुए हैं या फिर किसी ना किसी राज्यों में विधानसभाओं में चुनाव होते रहे हैं। तो ये अपने आप कुछ तथ्य हैं। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने बनाई थी ताकि एक देश एक चुनाव के बारे में वो गहन अध्ययन करके अपना सिफारिश दे सके। जल्दी से तथ्यों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके आधार पर समिति को मिली थी लगभग 21,500 प्रतिक्रियाएं, उनमें से 80% लोगों ने इसका समर्थन किया था कि हाँ, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि 21,500 में 80% लोगों ने माना था। 2 चरणों में लागू करने की एक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया था। रामनाथ कोविंद की जो समिति है उसने प्रस्ताव दिया था और किस प्रकार से 2 चरण में होगा। पहला चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया। यह भी प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी तो उसके बाद पारित होगा, लेकिन अभी फिलहाल यह प्रस्ताव है। तो पहला चरण है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो। दूसरा चरण क्या होगा कि जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव जब हो जाएगा उसके 100 दिन के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएं हैं और पंचायतें उनका चुनाव एक साथ हो, यानी 2 चरणों में पूरे देश में चुनाव संपन्न हो जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव रामनाथ कोविंद की समिति के माध्यम से दिया गया है और यह अपने आप में एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने का बड़ा प्रयास है। कुछ और तथ्यों को आपको बताते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर ये चुनाव होते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे। शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा, नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी क्योंकि चुनाव के समय कई बार जब आचार संहिता लगी रहती है तो फैसला लेने में दिक्कत आती है। संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आपके पास एक ही समय में आपने चुनाव कराया, बाकी पूरे अगले 5 वर्षों के लिए आपके पास बहुत समय होता है संसाधनों को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी, राजनीतिक अवसरों में वृद्धि होगी, शासन पर ध्यान देने का समय सरकारों को ज्यादा मिलेगा, वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी, यानी कि पैसे की बचत होगी और यह पैसे की बचत देश हित में आम लोगों के लिए फायदा कराती हुई नजर आएगी। तो क्या कुछ फायदे हैं इसका हमने आपसे जिक्र किया। इसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव एक तरीके से दिया गया है, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ बदलेगा? संविधान में अनुच्छेद 82A में संशोधन करने का एक तरीके से प्रस्ताव है, क्योंकि क्या कुछ बदलने वाला जो प्रपोजल दिया गया उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 82A में संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान होगा जो कि अनुच्छेद 82A में परिवर्तन से होगा। संसद के सदनों की अवधि के लिए से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 83 भी बदला जाएगा। जो प्रस्ताव किया गया उसमें 82A और 83 जो अनुच्छेद है उसके बदलने की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172 में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये भी वो तमाम प्रस्ताव है जो कि अमेंड किए जाएंगे, बदले जाएंगे संसद की स्वीकृति के साथ में। विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रावधान करने की संसद की जो शक्ति है उससे जुड़ा हुआ 327 अनुच्छेद 327 है, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। 2029 के चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे। ये जो प्रस्ताव है उसका जिक्र है कि जब अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा उसके बाद में पहली बैठक आहूत करने के लिए राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना देंगे और अधिसूचना जारी करने की तिथि से अगले 5 वर्षों का कार्यकाल गिना जाएगा। यानी जिस दिन पहली बैठक की अधिसूचना जारी होगी उससे अगले 5 साल के लिए टर्म को काउंट किया जाएगा लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए। 2034 से सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, यानी 2029 से काउंटिंग शुरू होगी 5 साल के लिए। उसका 2034 में जो अगला प्रस्तावित जो लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर जाके लोकसभा और सभी विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। एक कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो अपने आप में जानना जरूरी है। सवाल यह है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल। उसका जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने के लिए बची हुई अवधि के लिए होंगे मध्यावधि चुनाव।
जहां पर कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा, उसके लिहाज से बची हुई अवधि के लिए मध्यावधि चुनाव कराने का प्रावधान किया गया, यह प्रस्ताव दिया गया। दूसरा सवाल है, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2034 के बाद खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा। वहां के लिए जो प्रस्ताव है वो ये, उन विधानसभाओं का कार्यकाल कम करके 2034 में एक साथ चुनाव कराया जाएगा लोकसभा के साथ में। तो ये अपने आप में दो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई कि क्यों आखिर पहले या बाद में कराने की स्थिति होगी तो वहां पे क्या किया जाएगा। तो ये दो बड़े सवालों का जवाब यहां पे मिलता है। इसी विषय पे हम अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एक देश एक चुनाव को लेकर। इसी से जुड़ी है हमारी चर्चा, इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष भी, एक देश एक चुनाव पर सियासी तकरार। क्योंकि लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सरकार इसको देश हित में बता रही है। इस विषय पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था तो नेहरू जी के साथ ही शुरू हुई थी जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, और हमने दिखाया भी 4 शुरुआती आम चुनाव में ये व्यवस्था लगातार जारी थी। फिर क्यों इसका कांग्रेस विरोध कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि भी कांग्रेस सरकार के समय में ये व्यवस्था शुरू हुई थी और बाद में बंद हो गई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समय में ईमानदारी थी। हमारे समय में चुनाव आयोग के ऊपर सभी दलों का भरोसा था। हमारा जो नजरिया था वो देश हित में था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो अभी तक EVM को लेकर अपने विपक्षी दलों की जो राय है उसको दरकिनार कर चुकी है, उनके विरोध को दरकिनार कर चुकी है, जो अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है, उससे हम ये कहना चाहते हैं, हमें एक देश एक चुनाव है स्वीकार, बशर्ते बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बशर्ते विरोधी दल जो है उनके साथ राय मशवरा करके एक ऐसी चुनावी व्यवस्था देश को दी जाए जिसमें ईमानदारी हो, तानाशाही ना हो। कल को ऐसा ना हो किसी तानाशाह के हाथ में सिस्टम आ जाए और एक बार एक चुनाव में ही वो एक बार बेईमानी करके पूरे देश का मालिक। तो विजय कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आप लोगों की मांग सरकार मान ले तो आप एक देश एक चुनाव पर सहमत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी चिंताएं दूर कर दे सरकार जी, तो हमें कोई सरकार से दुश्मनी थोड़ी ना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात, दुश्मनी किसी की नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है, लेकर ऐतराज है जी। ठीक है, विजय शर्मा जी, आप बीजेपी से नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि साहब खुला ऑफर है कि आप अगर बैलेट से चुनाव कराइए तो एक देश एक चुनाव के लिए वो सहमत है कांग्रेस। विजय शर्मा जी, देखिए, विजय कौशिक जी को पता नहीं है कि इनके जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं उनका क्या मत था, बैलेट पे भी क्या था और EVM पे भी क्या था। जरा एक बार ये सुन लें, इनकी समझ में आ जाएगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का रुख मालूम है, लाल कृष्ण नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी विजय कौशिक जी एक सेकंड, विजय कौशिक जी एक सेकंड, विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास में। जी विजय शर्मा जी, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी की ये तुलना किससे कर रहे हैं? राजीव गांधी से, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी के सुपुत्र हैं, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं। तो उनकी
उनकी तुलना आप कर रहे हो, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 8% पे बीजेपी की 2% आई थी बैलेट पे, और 12% पे 86 सीटें कैसे आ गई? तो इसलिए ईवीएम लाई है, संशोधन करके ईवीएम ले आए। भाई तुम्हारी लाई हुई चीज पे मतलब जहां आप हारते हो वहां उंगली उठा देते हो। कैसा लोकतंत्र का आप मजाक बनाते हो? तो ये बातें आप विजय कौशिक जी मत कीजिए। आप पहले पढ़ के आइए, सुन के आइए कि आपकी पार्टी की लाइन विचारधारा क्या रही है। आपकी विचारधारा सिर्फ एक ही है कि संविधान तुम्हारे लिए है, तुम संविधान से ऊपर हो। ये फैमिली संविधान से ऊपर समझती है। कांग्रेस जो है वो बपौती समझती है संविधान को, इज्जत नहीं करती है, पॉकेट में लेके घूमती है। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। ठीक है, बैलेट से होते थे, आप लाए, सबने माना, हम हारे भी, हम जीते भी। हम तो कहीं नहीं कहते हम झारखंड में हार गए, हमने तो हाय तौबा नहीं किया। हम जम्मू कश्मीर में हार गए, हमने हाय तौबा नहीं किया। हम तेलंगाना में हार गए, हमने हिमाचल में हार गए, हमने तो कहीं हाय तौबा नहीं किया। हम लोकसभा में भी हमारी उम्मीद से कम सीटें आई, हमने हाय तौबा नहीं की। जी विजय जी, कौन सा मजाक है भाई आपका? ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यह है कि अगर पार्टी लाइन से थोड़ा आगे बढ़ के विजय कौशिक जी ये बात कह रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव करा लिए जाए तो एक देश एक चुनाव को लेकर वो सहमति है। हालांकि पार्टी अधिकृत तौर पर इस पर सहमत है या नहीं, इसको लेकर भी थोड़ा इंतजार की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि देश एक बड़े रिफॉर्म की तरफ जब बढ़ रहा है तो ऐसे रिफॉर्म आज वक्त की जरूरत है? प्रफुल्ल जी। बिल्कुल आर्येंद्र, राजनीतिक इस पर चर्चा हो भी सकती है, करनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर करनी चाहिए कि अगले 10 साल में ये होगा कैसे, क्योंकि ये तो मुद्दा है ही नहीं आप बैलेट पर करा रहे हो या ईवीएम पर करा रहे हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, मतलब विजय कौशिक जी ने इससे शुरुआत की क्योंकि हम ईमानदार थे भी। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की चुनी हुई सरकार बर्खास्त की, पहली बार 356 का दुरुपयोग हुआ, या 1970 में विपक्षी दलों की सरकारें बर्खास्त की गई, और आप आज चिल्ला रहे हो कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में। ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक देश में एक चुनाव हो, ये मूल संविधान की स्कीम ऑफ थिंग्स थी। ये बदली क्योंकि 356 का दुरुपयोग हो। वो नहीं होता तो ये कोई बदलने का कारण नहीं था। अभी हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इससे निकले नहीं थे तो हम अभी लग गए फिर झारखंड और महाराष्ट्र में। झारखंड महाराष्ट्र खत्म नहीं हुआ, फिर हम लग जाएंगे अभी दिल्ली के चुनाव में। तो ये क्या पूरी तरह से देश की सारी व्यवस्था को, देश के सारे तंत्र को, देश के सारे प्रशासन को लगातार पूरे साल भर चुनावी मानसिकता में ही रखने का भी ये करना है, या कुछ ठोस मैंडेट, कुछ गवर्नेंस के परिणाम भी लोगों तक पहुंचाने की बारे में सोचना है? मूल प्रश्न तो ये है। और अगले 10 साल में ये हम ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे, टर्म्स कैसे रीसेट होंगी? ये 5 साल वाला जो है, जो आपने अभी आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर दिखाया कि जिनकी टर्म खत्म हो रही है 2034 के पहले, उनके साथ क्या होगा, 2034 के बाद हो रही है उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईवीएम और बैलेट इसमें विवाद का विषय ही नहीं है। ठीक बात है विजय कौशिक जी। ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की जो मूल कल्पना थी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की, उसको हम कैसे आगे पुनर्स्थापित कैसे करेंगे? बिल्कुल विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि अगर रिफॉर्म जो जरूरत है आज देश की, उससे बहुत कुछ सुधर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, तो प्रगतिशील होने की बजाय कांग्रेस क्यों अपने आप को पीछे रखने की कोशिश कर रही? क्योंकि देश और दुनिया बड़ा तेजी से बदल रहे हैं, रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस इसमें कंस्ट्रक्टिव होकर आगे बढ़ती है? विजय कौशिक जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी जी और उनकी पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी और भाजपा का यही है काम। मोदी जी ने इससे पहले कहा था कि एक देश और एक कर व्यवस्था। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखकर ये लोग देश की गरीब जनता का, आम जनता का खून चूसने में लगे हुए टैक्स के माध्यम से। आज देश अडानी अंबानी के द्वारा ये इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक रूप से। ये कितना सही है? क्या आप मानते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर सही कर रही है? देश के चाहे आयात निर्यात की बात हो, चाहे रुपए की कीमत गिरने की बात हो, ये वही मोदी जी हैं जो कभी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान खतरे में आता है, देश का सम्मान गिरता है। आज इनके समय में रुपए की कीमत गिर रही है तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इससे तो हमें निर्यात में फायदा हो रहा है। तो ये हर चीज को अपने तरीके से
जो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ये देश हित में नहीं है जी। एक देश एक चुनाव व्यवस्था। लोकतंत्र में विपक्ष का एक अधिकार है कि वो अपने सुझाव दे और सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो उन सुझावों को मानकर फैसला ले। लेकिन यहाँ विपक्ष को कौन क्या समझ रहा है? कुछ नहीं। जब हमारी पार्टी देश हित से जुड़े मुद्दे उठाती है, अडानी अंबानी के खिलाफ मुद्दे उठाती है, तो मोदी जी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमको जॉर्ज सोरोस से पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो मुझे जी आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कांग्रेस पार्टी को इलीगल काम सर आज का मुद्दा एक देश एक चुनाव है, हम अगर इस पर कंस्ट्रक्टिव बहस करें तो बेहतर है। आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था कि एक देश एक कर को लेकर, यानी जीएसटी की आप जिक्र कर रहे थे विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत सही दिया कि आपने कहा कि उदाहरण के तौर पर कि साहब एक देश और एक कर की व्यवस्था लेकर आए थे, जीएसटी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपने उसमें कहा कि साहब सरकार मतलब केंद्र सरकार ऐसा तय कर रही है। मैं तथ्य खाली सामने रख रहा हूं, वो तथ्य ये है जीएसटी काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और वो जीएसटी काउंसिल तय करती है कि किन वस्तुओं पर क्या कर रहेगा और किनको उसमें रखना है, किनको उसमें बाहर रखना। मैं खाली तथ्य रख रहा हूं, इस राजनीतिक बहस में नहीं पड़ रहा। विजय शर्मा जी जो उन्होंने आरोप लगाए उसका जवाब आपसे। विजय शर्मा जी। चलो विजय कौशिक जी ने विषांतर कर दिया पर मैं इनको बता देता हूं। विजय कौशिक जी आपको पता है आज फॉरेन रिजर्व कितना है देश का? जितना आपके 70 साल में टोटल था उससे डबल से ज्यादा है। दूसरा मैं बता देता हूँ, आपको पता है कौन सी अर्थव्यवस्था है आज? 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हम मात्र 10 साल के अंदर आ गए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे विजय कौशिक जी वो सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए। हाँ विजय शर्मा जी बोलिए। सुनिए, अब आप पेट्रोल की बात करते हो, महाराष्ट्र से आप बताएंगे कर्नाटक में क्या रेट है पेट्रोल का? आप बताएंगे हिमाचल में क्या रेट है? अरे भाई राज्य सरकार आपके, जहां तुमने 3-3, 4-4 रुपए बढ़ा दिया, डकैती डालने का काम आप कर रहे हो, दूसरों को आप दोष दे रहे हो। आप जीएसटी काउंसिल में जाके शोर शराबा करते हो, आप वहां जाके शोर शराबा करते हो, इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ, बाहर जाके कुछ करते हो। तो ये तो जो आपने कहा था ना मुंह में राम राम और बगल में छुरी, है आपके ऊपर स्टिक बैठता है। आप वहां विरोध कीजिए ना जीएसटी काउंसिल में। विजय कौशिक जी एक सेकंड आप सुन लीजिए एक मिनट बात। और विजय शर्मा जी आपसे निवेदन है कि हम लोग विषयांतर नहीं होते, जरा एक बार फिर से एक देश एक चुनाव पे आते हैं, क्यों ये फायदेमंद है आप समझाने की कोशिश कीजिए सरकार की तरफ से देश को। देखिए कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने बताया 1 से 1.5% हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे 5 साल देश में चुनाव होता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जब एक साथ चुनाव होंगे तो पूरा 5 साल काम करने के लिए मिलेगा, जो खर्चा है वो कम होगा, कितने सुरक्षा बलों पे कितने। और हमारी जो शिक्षा है, क्योंकि आपने देखा होगा अध्यापक जाते हैं, ज्यादातर जितने भी होते हैं बूथ के ऊपर वो अध्यापक होते हैं। कितनी पढ़ाई बच्चों की होती है, इनको तो बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। तो ये सारी चीजें देश के संसाधन 5 साल इलेक्शन करवाने में लगे रहते हैं, वो 5 साल फिर विकास कार्य में लगेंगे, ये फर्क होगा। और उसके लिए भी बहुत कुछ इसके अंदर रखा गया है कि किस तरह से वहां एक वो रखेंगे वोटर आईडी, जो आपके विधानसभा लोकसभा सारे उसमें होंगी, एक आईडी कार्ड होगा और उसके अंदर कैसे नियम अनुसार काम होगा। तो ये देश को पटरी पे लाने का काम हम कर रहे हैं। जो 68 में आपने पाप किए थे ना, आपने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, किस तरह से 70 में लोकसभा भंग आपने कर दी थी खुद की अपनी, तो उनको ठीक करने का काम हमने लिया है। जिस तरह से आपने 370, 35 दुनिया भर के आपने काम किए, सीएए, ट्रिपल तलाक, तो ये हमने बीड़ा उठाया है भैया। हम देश के लिए हैं, देश के लिए जान देंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, काम करेंगे। प्रफुल्ल जी आप जो बात कर रहे थे कि अगले 10 वर्षों में कैसे ऑपरेशनल तरीके से इस पे काम किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपको लगता है कि इसके साथ साथ इस बात पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में चर्चा की जरूरत है, इसके फायदे क्या है? अगर क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे ज्यादा सार्थक बहस हो, चाहे वो संसद का पटल हो या कहीं पे भी हो, तो शायद बेहतरी से देश को समझ में आएगा कि साहब क्यों जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल अरिंद, ऐसा है ना कि हम जब पॉलिटिकल माहौल में या चुनावी माहौल में होते हैं तो उस समय का हमारा व्यवहार, हमारा मतलब हम मीडिया कर्मी हो या राजनीतिक दल हो या अलग अलग व्यवस्थाओं में काम करने लोग हो, वो हम चाहे ना चाहे वो पार्टीजान रहता है। हम ये तरफ जा रहा है, वो तरफ जा रहा है माहौल, तो हम उसी को देखते रहते हैं। हमारी सोच जो है वो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये जो मूल विषय है। और वही हम जब चुनाव का माहौल नहीं होता है तो उस समय का हम अपना व्यवहार देखें। मैं तो सर्वसामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, केवल राजनीतिक दलों की नहीं।
तो वो भी हम थोड़ा सा शांति से अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि पारा चढ़ जाता है, हम चाहे ना चाहे वो कैंपेन में पारा चढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे सामने जो प्रमुख चुनौतियां है आने वाले समय में, आज जिस तरह का ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बदल रहा है जी, जिसमें हमको डिफेंस में हायर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, हमको एआई में बहुत ज्यादा शोध में और उसके सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हमको काम करना पड़ेगा। इन चीजों को हम ज्यादा ध्यान दे पाए तो हमारे सुरक्षा बलों को हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो अपनी कोई मशीनरी है नहीं जी, तो वो एडहॉक रूप में, या राज्य के भी जो इलेक्शन कमीशंस होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, वो तो राज्य की इतनी मशीनरी 4 महीने पहले से इस व्यवस्था में लगा देते हैं और उनकी मजबूरी है, मतलब वो उसके सिवा चुनाव की पूरी प्रक्रिया कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, इलेक्टोरल रोल्स बार बार रिवाइज होना, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो स्टेट वाइज बदलती है। बिल्कुल, तो ये सारे, और इसमें होने वाला आर्थिक खर्च जो हम सकारात्मक रूप से देश के विकास में लगा पाएंगे, और मैं केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा जो खर्च होता है चुनावी प्रक्रिया में, यहां से वहां ले जाने में, उनका जो भी मानदेय होता है वो देने में, वो नहीं कह रहा हूं। चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन पर होने वाला राजनीतिक दलों वाला खर्च, हाँ, लगभग ओवरऑल शायद 40% की कमी आने की बात कही जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त थोड़ा इतना ही हमारे पास में। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस विषय पे हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे और यहाँ से अब बात आगे कैसे बढ़ेगी, एक देश एक चुनाव पर, इस पर होगी हमारी नजर। लेकिन आगे हम ब्रेक लें, उससे पहले आपको बताते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे खबरें फटाफट। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय डॉक्टरों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बदौलत दुनिया के विकसित देशों में अग्रणी स्थान हासिल किया है। NTA अब केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ही प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी। NTA को नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ किया। स्टेडियम से रायसीना हिल्स तक साइकिलिंग में हिस्सा लेते हुए मांडविया ने लोगों को साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे दोनों देशों के बीच होने वाली 23वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और समाधान के प्रयासों के तहत आयोजित की जा रही है। वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण पूरे दिल्ली NCR में ग्रेप 4 प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया है। मंगलवार को राजधानी के कई इलाकों में औसत AQI 400 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कड़ाके की ठंड के साथ ही अब श्रीनगर शीतलहर की चपेट में आ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक घाटी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।